हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखो भाई बच्चों, आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम को आगे बढ़ाते हुए बात कर रहे थे। हम बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा था। क्या पॉइंट चल रहा था? पॉइंट ये चल रहा था कि एक्टिव मासेस कैसे लें। तो हमने कहा था कि अगर गैसेस इन्वॉल्व हैं तो हम पार्शियल प्रेशर या मोलर कॉन्सेंट्रेशन किसी तो फॉर्म में ले सकते हैं, और यदि सब्सटेंस सॉल्यूशन में डूबे हुए हैं तो फिर एक्टिव मास लेना होगा इन टर्म्स ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन। प्रेशर तो डिफाइन नहीं हो सकता, उसका प्रेशर तो गैसेस के लिए डिफाइन होता है। और एक बहुत थर्ड पॉइंट हमने जो लिखा था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स का एक्टिव मास कांस्टेंट होता है, बट जब हम एक्सप्रेशन लिखते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हालांकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अभी डिफाइन नहीं किया है, करेंगे अभी, तो उनके अंदर हम एक्टिव मासेस ऑफ द प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड जो है वो 1 ले लेते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट का भी एक एग्जाम्पल लिया था तो वो आप समझते हो। अच्छा, मैं एक उसको फील देने की कोशिश करता हूँ। फील कैसे, जरा सुनो। जैसे ये थी रिएक्शन, मान लो जैसे ये था कैल्शियम कार्बोनेट, इसका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। मान लो ये कंटेनर में चल रही है रिएक्शन, इस टाइप से। तो एक कंटेनर में रिएक्शन चल रही है, चलो क्लोज्ड कंटेनर ही ले लेते हैं। ये लो, इसमें हमने मान लो ये पाउडर ले लिया, ये है सॉलिड COCO3, ठीक है ना। अब हमने इसको हीट किया, ठीक है। हीटेड करने के बाद यहां पर गैस के मॉलिक्यूल्स आ गए, गैस CO2, राइट। अब ध्यान दो, जैसे हीट करना शुरू किया कैल्शियम कार्बोनेट टूटना शुरू हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड बना। कैल्शियम ऑक्साइड भी यहीं कहीं है, पड़ा हुआ है, उसके पार्टिकल्स अलग हैं, एंड CO2, फाइन। अब ध्यान दो, एक्टिव मास CO2 का लगातार चेंज हो रहा है, क्योंकि CO2 लगभग पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। सॉलिड का वॉल्यूम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ऐसे केसेस में वी एज्यूम द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड टू बी नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ गैसेस। पूरे कंटेनर का मेजर पोर्शन किसने घेरा हुआ है? गैस CO2 ने। सॉलिड तो बहुत थोड़ी सी अमाउंट में है, तो क्या होगा? मान लो ये आधा खर्च हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, तो वॉल्यूम तो उतना ही है, तो एक्टिव मास ऑफ CO2 कितना हुआ? गैस का मोल्स ऑफ CO2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ CO2। तो मोल्स ऑफ CO2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ CO2। अब ध्यान दो, जैसे जैसे ये खर्च होने लगा CO2 के मोल्स बढ़ने लगे। ये मोल्स तो मान लो बढ़ गए, बट वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, ये वॉल्यूम कांस्टेंट है। मोल्स बढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग लगातार, जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्टिव मास of CO2 गैस इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। हाँ या ना? अरे बोलो हाँ, हाँ या ना, राइट। तो CO2 का एक्टिव मास जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, जैसे जैसे कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है, CO2 का एक्टिव मास लगातार चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। अब जरा कैल्शियम कार्बोनेट का एक्टिव मास देखो, सॉलिड का, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सॉलिड, ठीक है। ये घट रहे हैं, डिक्रीजिंग। कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स जो हैं वो घट रहे हैं, लगातार घटते चले जा रहे हैं, तो वॉल्यूम भी तो घट रहा है। ये कैल्शियम कार्बोनेट का वॉल्यूम कंटेनर का वॉल्यूम नहीं है मेरे भैया, ना ना। कैल्शियम कार्बोनेट अगर आधा खर्च हो गया, जितना था, तो उसका लेवल भी तो आधा रह गया। पाउडर था, ये रहा पाउडर, ये रहा पाउडर, इतना सारा पाउडर था, आधा खर्च हो गया, तो पाउडर भी तो आधा रह गया, तो पाउडर का वॉल्यूम भी तो आधा रह गया। ये सॉलिड है तो इसका वॉल्यूम भी डिक्रीजिंग। मोल्स आधे हुए तो वॉल्यूम भी आधा रह गया, एंड द रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट, सो दिस इज कांस्टेंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। गैसेस जो होती हैं वो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, तो वॉल्यूम तो पूरा है, मोल्स बढ़ रहे हैं, तो एक्टिव मास इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, कंसंट्रेशन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, बट कंटिन्यूस कंसंट्रेशन और एक्टिव मास ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट प्योर सॉलिड दैट इज नॉट चेंजिंग, क्योंकि अगर मोल्स आधे हुए हैं खर्च होने के बाद, तो फिर वॉल्यूम भी तो आधा रह गया। सॉलिड का टुकड़ा ले लो, चलो टुकड़ा था 1 किलो का, मान लो जो भी था,
उसमें से आधा खर्च हो गया तो टुकड़ा भी तो आधा किलो का रह गया, तो वॉल्यूम भी तो उसका आधा रह गया सॉलिड का। तो रेशियो रिमेन्स सेम, सो एक्टिव मास ऑफ द प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड रिमेन्स अनचेंज। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। ये वो गूढ़ रहस्य हैं जो बच्चों को हमेशा डाउट रहते हैं इन बातों में, इसलिए कंसेप्चुअली गो स्ट्रॉन्ग। मैं हमेशा इस बात को एम्फसाइज करता हूँ बच्चों को कि बच्चों कंसेप्चुअली चीज़ों को स्ट्रॉन्ग बना के रखें, क्वेश्चंस तो हो जाते हैं। क्वेश्चन बच्चों से जब ही नहीं होते जब वो केवल फॉर्मूला याद रखने के बाद क्वेश्चन सोचते हैं कि बस वैल्यू पुट करूं और आंसर आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जेई मेन में और पर्टिकुलरली जेई एडवांस्ड में। एडवांस्ड में तो रट के कुछ नहीं हो सकता। अंडरस्टैंडिंग इज एट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट यू शुड फॉलो। तो बच्चों ये था, ये तरीका था, ये मेरा अपना तरीका है बच्चों को समझाने का कि हाउ द एक्टिव मास ऑफ द गैसेज do change and how the active mass of the pure solid and pure liquid remains unchanged or constant. नोट कर लो, वैसे इसमें कोई खास बात नहीं थी, नोट कर लो। अभी और भी एक्टिव मास, चौथा केस लिखो। फोर्थ, एक्टिव मास ऑफ जो सॉल्वेंट होते हैं दैट इज ऑल्सो टेकन कांस्टेंट। तो एक्टिव मास मतलब मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इन एक्सेस इज ऑल्सो टेकन कांस्टेंट, इज ऑल्सो टेकन कांस्टेंट। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं भाई, ये एक कॉमन रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ये इथाइल एसीटेट है। एस्टर है ये, एस्टर्स बोलते हैं इनको। तो इथाइल एसीटेट को पानी में जब मिलाते हैं तो पूरा सॉल्यूशन एक्वस हो जाता है, बिकॉज इथाइल एसीटेट इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर लार्ज अमाउंट में है तो ये सॉल्वेंट हुआ, सॉल्वेंट इन एक्सेस। तो बच्चों दिस इज सॉल्वेंट इन एक्सेस। इथाइल एसीटेट सॉल्वेंट इन एक्सेस में एसिटिक एसिड बनाता है, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। ये पूरा होमोजीनियस सॉल्यूशन है, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है ये। क्यों? बिकॉज ऑल आर सॉल्युबल। होमोजीनियस का मतलब हैविंग द यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, ऑल द सब्सटेंस आर इन सेम फेज, सब घुल रहे हैं उसमें पानी के अंदर। तो वाटर लार्ज अमाउंट में है और वाटर की जो मोलैरिटी होती है, एक्टिव मास होता है, वाटर इतनी लार्ज अमाउंट में है कि मान लो ये 1 मोल था और इक्विलिब्रियम तक आते आते 0.2 मोल खर्च हुआ, तो वाटर भी 0.2 मोल खर्च होगा। मगर 0.2 मोल खर्च होने से वाटर के इतनी लार्ज अमाउंट से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसी कंसंट्रेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक्टिव मास ऑफ द प्योर वाटर कितना होता है? 55.55। ये बच्चों को बताया हुआ है मोल पर लीटर, और 55.55 मोल पर लीटर। तो प्योर वाटर की जो कंसेंट्रेशन होती है वो 55.55 होती है, और वाटर लार्ज अमाउंट में है तो वाटर इतनी कम अमाउंट में खर्च होगा कि इफेक्टिवली इट्स कंसेंट्रेशन वुड रिमेन कांस्टेंट। और कांस्टेंट है तो आरएफ कैसे लिखोगे? जैसे KF इंटू कौन CH3COO-C2H5 इंटू वॉट कंसेंट्रेशन ऑफ H2O की पावर 1। बट ये कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट। एक ही इक्वेशन में 2 कांस्टेंट है, क्या काम? दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नया कांस्टेंट डिफाइन कर दो, इसे K डैश कर दो। तो क्या हो गया? KF फाइनल KF इंटू CH3COO-C2H5। ऐसे RF लिखेंगे। ये है फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ RF। तो आपने एक्टिव मास किसका लिया? एस्टर का, इथाइल एसीटेट का। और वाटर का लिया ही नहीं। लिया ही नहीं मतलब 1 लिया, नहीं लिया मतलब 1 लिया। मल्टीप्लाई 1 करो तो कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है। तो इसका मतलब एक्टिव मास ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इन द केमिकल रिएक्शंस इज आल्सो टेकन 1। हालांकि एक्टिव मास कांस्टेंट है, वाटर है जैसे सॉल्वेंट। इसका एक्टिव मास एक्चुअल में कितना है? 55.55, 55.55, 1000/18।
बट इन द एक्सप्रेशन ऑफ द RF, RB एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि हम पढ़ेंगे, उनके अंदर ध्यान दो, एक्टिव मासेस ऑफ द प्योर सॉल्वेंट टेकन इन द लार्ज एक्सेस डज नॉट चेंज, इट इज ऑल्सो ए कांस्टेंट। कांस्टेंट है तो इट इज टेकन 1 इन द एक्सप्रेशंस। अच्छा, बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें RB, तो ये हुआ जैसे कि B इंटू CH3COH इंटू C2H5OH, ये हुआ RB का एक्सप्रेशन। तो ये RF का एक्सप्रेशन, ये RB का एक्सप्रेशन, इस तरीके से। अच्छा, इसी में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात जहाँ पर बच्चे फंसते हैं, मुझे तो पता है ना कहाँ बच्चे फंसते हैं, कहाँ उनको डाउट आते हैं। क्या, जरा इसकी उल्टी रिएक्शन देखें, वहाँ पर वाटर भी इन्वॉल्व होगा बट वो सॉल्वेंट नहीं है। कैसे, लेट अस सी, नेक्स्ट स्क्रीन पर देखते हैं। पानी पी लें जरा। जैसे एग्जाम्पल लो, CH3COH लिक्विड प्लस C2H5OH लिक्विड, और रिवर्सिबल रिएक्शन है ईस्टर फॉर्मेशन, CH3CO C2H5 लिक्विड प्लस H2O लिक्विड। CH3COH प्लस C2H5OH CH3COH, ये है एक। तो इसमें एक्वस लिख रहे हैं हम, एक्वस। सर आपने पिछली वाली में तो एक्वस लिखा था ऐसे, सर आपने ऐसे लिखा था पिछली वाली इक्वेशन में, तो यहाँ एक्वस लिखा था, यहाँ आपने एक्वस नहीं लिखा, लिक्विड लिखा। क्यों लिक्विड लिखा है? नंबर 1, लिक्विड इसलिए लिखा है, एक्वस जब लिखते हैं जब पानी लार्ज अमाउंट में हो और सभी मॉलिक्यूल्स वेल हाइड्रेटेड हों बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जब वाटर लार्ज एक्सेस में होगा, सॉल्वेंट के रूप में होगा, तभी एक्सेस लिखेंगे। यहाँ वाटर तो रिएक्टेंट में है ही नहीं, वाटर तो लार्ज अमाउंट में लिया ही नहीं, वाटर तो ये प्रोडक्ट में अपीयर हो रहा है इन ए स्मॉल अमाउंट एज ए प्रोडक्ट, तो एक्वस नहीं लिखेंगे। और दूसरी बात, क्या ये सर प्योर सॉल्वेंट है? ना, ऐसा थोड़ी है कि एसिडिक एसिड की नीचे वाली लेयर, उसके ऊपर अल्कोहल की लेयर, उसके ऊपर ईस्टर की लेयर, ऊपर पानी है, लो पानी पी लो, ऐसा थोड़ी होता है। अरे ऑल आर सॉल्युबल इन वाटर। पानी के अंदर अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, दे आर सॉल्युबल इन ईच अदर बिकॉज ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दोनों सॉल्युबल हैं, चारों ही सॉल्युबल हैं। सो अगेन इट इज यूनिफॉर्म सॉल्यूशन, मिक्स्ड है प्रॉपरली, ये अलग अलग लेयर नहीं है, दे आर नॉट प्योर लिक्विड्स। सो नॉट द प्योर लिक्विड्स, ये प्योर लिक्विड्स नहीं है। यहाँ पर बच्चे कई बार सोचते हैं सबका एक्टिव मास 1 1 1 1 1 हो गया, अरे हट, ऐसा थोड़ी है। दे आर नॉट प्योर लिक्विड्स, दे आर ऑल होमोजीनियस मिक्सचर बिकॉज दे आर मिसिबल ऑल। दूसरा, एक्वस भी नहीं लिख रहे हैं हम, कि एक्वस जब लिखते हैं जब वाटर लार्ज अमाउंट में लिया हुआ हो। अब जैसे मान लो ये 1 मोल था, T इज इक्वल टू 0, T इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है शुरुआत में, बिगिनिंग में। तो T इज इक्वल टू 0 मतलब शुरुआत में ये 1 मोल ले लिया, मान लो ये 1 मोल ले लिया, ये लिए ही नहीं थे फॉर एग्जाम्पल। अब मान लो इक्विलिब्रियम आ गया, T इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आ गया घंटे 2 घंटे जब भी आया, इसमें से मान लो 1 माइनस 0.2 मोल खर्च हुए, तो इसमें से भी 0.2 मोल खर्च हुए, तो ये भी तो 0.2 मोल ही बना होगा, तो वाटर भी तो 0.2 मोल ही बना होगा। तो वाटर मात्र 0.2 मोल बना है, वाटर कोई लार्ज अमाउंट में थोड़ी है, तो वाटर इज नॉट एक्सेस हियर, नो, सो दिस इज नॉट ए सॉल्वेंट। नॉट ए सॉल्वेंट, तो वाटर सॉल्वेंट नहीं है, देखो कट तो ना गया ना, ना ठीक। तो पानी यहाँ पे सॉल्वेंट ना है, वाटर सॉल्वेंट होता तो एक्टिव मास कांस्टेंट होता तो उसे हम 1 ले लेते, बट यहाँ नहीं। और ये प्योर लिक्विड्स भी नहीं है, दे आर नॉट प्योर लिक्विड्स, इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो फिर RF कैसे लिखोगे? RF वुड बी KF इंटू CH3COH। ये बहुत बच्चों को समझाने के बाद भी कम समझ में आता है, तो थोड़ा टाइम देना चाहिए। 1-2 दिन 3-4 दिन सोचते रहोगे। कई बार ऐसा होता है, आप जब पढ़ाई करते हो ना, तो कोई चीज़ पढ़ी 2 बार 3 बार भी पढ़ रही, तब भी क्लिक नहीं कर रही, खोपड़ी के अंदर घुसी ना रही है।
तो टेंशन मत लिया करो, आगे बढ़ जाओ, चलाओ, काम चलाओ, ठीक है। उसके बाद ब्रेक लोगे, उसके बाद जाओगे, खाना खाओगे, कुछ ना हो रहा, अगले दिन खाना खा रहे हो, अचानक से खाना खाते आते आपके दिमाग की बत्ती जलेगी, हाँ अरे अरे हाँ सही तो कह रहे थे सर, अरे ये तो होमोजेनियस मिक्सचर है, प्योर लिक्विड थोड़ी है यार, तो इनके एक्टिव मासेस विल नॉट बी वन। क्लियर हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें कई बार हम अकेले बैठते हैं तो क्लियर हो जाती हैं। बढ़िया खाते सोते बैठते, टॉयलेट में भी क्लियर हो जाती हैं चीज़ें बैठे बैठे। तो कॉन्सेप्ट तो ऐसे क्लियर होते हैं बेटा। इसलिए अकेले रहना, एकाकी बनना और खुद सोचते रहना ये कोई गलत चीज़ नहीं होती। इससे आपके जो थॉट्स होते हैं और रिफाइन होते हैं, सोचने का जरिया मिलता है। जब तो कहते हैं डिस्ट्रैक्शंस आर नॉट गुड, चाहे वो यूट्यूब पर नेसेसरी चीज़ें हों। हाँ नहीं, हमारे वाले वीडियो देख लिया करो, कोई बात नहीं। अब इतना तो यार करना ही पड़ेगा, अपने सर को फेवर तो करना ही पड़ेगा। हम भी वैसे ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करते यूट्यूब पर। इसके अलावा वीडियो गेम्स हो गए, दोस्तों से चैटिंग हो गई, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जानते हो, हम तो कम समझते हैं उन चीज़ों को, तो वो भी सब आप खूब टाइम वेस्ट करते हो। तो यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम एट ऑल। तो ये टाइम तो ऐसा है कि भाई जेई की तैयारी कर रहे हैं, लग के करें। एक बार जेई बढ़िया से हो गया, IITian बन गए आप, बस ठीक है यार, फिर तो लाइफ, खैर स्ट्रगल तो पूरी लाइफ में रहता है, स्ट्रगल ही ज़िंदगी है, बट उसका भी तो मज़ा है ना, खाली पड़े पड़े थोड़ी ज़िंदगी मज़े में गुजरती है। तो बच्चों वापस आएंगे, समझ गए? तो CH3COH एंड C2H5OH। मैं तो यार बहुत खुश रहता हूँ, मतलब पढ़ाता हूँ तो ही मेरे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, बताना, इंटरेक्ट करना। फिज़िकल क्लासेस होती थी तो 250-250 बच्चे बैठते थे, तो हम तो किस्से, कहानी, कुछ कुछ करते रहते थे। अभी तो क्या, मतलब थोड़ा ऑनलाइन है तो ठीक है, कोई बात नहीं। ऑनलाइन में भी आपको ऐसी फीलिंग नहीं आने देंगे कि कुछ बोरिंग हो रहा है, मस्ती से पढ़ो। ज़िंदगी में मुस्कुराहट जो होती है ना, ये आपकी स्ट्रेस ऊपर से नीचे तक सारी ख़त्म कर देती है। तो मुस्कुराया करें, हंसा करें, खुल के भी हंसें, मुस्कुराएं भी, खुश भी हों और खुश दूसरों को खुश भी रखें। हाँ, RF = KF × CH3COH × C2H5OH। अच्छा, RB कैसे लिखोगे? KB × what? CH3CO C2H5। वाटर भी लेना है मेरे भैया, वाटर सॉल्वेंट नहीं है यहाँ पर। वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम है, जो भी वॉल्यूम होगा 0.2 मोल अपॉन वॉल्यूम, सो इट विल बी अ स्मॉल वैल्यू। 55.55 ना आने की इस बार। इट इज नॉट इन लार्ज अमाउंट, सो नॉट अ सॉल्वेंट हियर। अंडरस्टूड? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको समझने की कोशिश करें, एक दिन में नहीं हो 2-3 दिन में समझ में आएगा, आ जाएगा। हाँ, लेकिन जितना मैंने टाइम दिया है इसको आ जाना चाहिए समझ में। तो बच्चों ये था एक्टिव मासेस। एक्टिव मासेस हमने पढ़ लिए, किसके क्या लेने हैं। इसी के बेसिस पर वी डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, वेरियस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बस उससे पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की। लिखो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम? केमिकल इक्विलिब्रियम लॉ यही कहता है कि एट इक्विलिब्रियम फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, हालांकि ये बात पहले हम कह चुके हैं, एट इक्विलिब्रियम स्टेट RF = RB। तो एट इक्विलिब्रियम स्टेट RF = RB, ये है इक्विलिब्रियम स्टेट। अब मान लो कोई रिएक्शन ऐसे ले ली, जैसे A + BB कन्वर्टेड टू CC + DD। तो RF कैसे लिखोगे? KF × A की पावर A × B की पावर B। RB = C की पावर C × D की पावर D एट दैट इंस्टेंट। ऐसे लिखोगे आप। बच्चों की आपको पता है कि एट इक्विलिब्रियम RF = RB है, तो KF × A की पावर A, B की पावर B = KB ×
C की पावर C इंटू D की पावर D। यहां से KF अपॉन KB अगर देखें तो क्या हो गया, KF अपॉन KB इज इक्वल टू C की पावर C इंटू D की पावर D, ऑफकोर्स एट इक्विलिब्रियम, नॉट एन इंस्टेंट, इक्विलिब्रियम पर, अपॉन A की पावर A इंटू B की पावर B एट इक्विलिब्रियम। कट तो ना गया, मैं जरा चेक कर लूँ, नीचे तक पहुँच गया, हाँ नहीं बच गया थोड़ा सा। तो A की पावर C की पावर C इंटू D की पावर D अपॉन A की पावर A इंटू B की पावर B। सो दिस KF अपॉन KB, रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन, यही रेशियो कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट स्क्रीन पर और बात करेंगे के इक्विलिब्रियम, तो ये कहलाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इट इज द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ही डिफाइन होगा। करिए नोट करो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन is the ratio of rate constants of forward and backward reactions। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू KF अपॉन KB। बाकी वो है क्या, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन C की पावर C एट इक्विलिब्रियम D की पावर D एट इक्विलिब्रियम अपॉन A की पावर A एट इक्विलिब्रियम इंटू B की पावर B एट इक्विलिब्रियम। तो इस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। अब एक बात तो पता है, KF KB डिपेंड ऑन टेम्परेचर बट इंडिपेंडेंट ऑफ, पहले लिख चुके हैं हम, कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर, पार्शियल प्रेशर या प्रेशर। तो फिर सिमिलरली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर फॉर ए गिवन रिएक्शन। किसी गिवन रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ, के इक्विलिब्रियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर और सिस्टम प्रेशर। कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर या सिस्टम प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता। प्रेशर चेंज करने पर या कंसेंट्रेशन चेंज करने पर RFR भी चेंज होंगे, KF के भी चेंज नहीं होते, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। कंसेंट्रेशन कुछ भी चेंज कर दो, प्रेशर कुछ भी चेंज कर दो ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। नॉट ओनली दैट, independent of catalyst also। कैटलिस्ट का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कैटलिस्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, KF के भी इक्विलिब्रियम जो है, KF के भी कैटलिस्ट से प्रभावित होते हैं, बट वो यहां नहीं पढ़ेंगे, उसका एक अलग चैप्टर है हमारा, एंड दैट चैप्टर इज कॉल्ड एज केमिकल काइनेटिक्स। 12th क्लास की NCERT में होता है वो चैप्टर, तो वो हम पढ़ेंगे। तो ध्यान दो, KF के भी कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है, ना कंसेंट्रेशन, ना पार्शियल प्रेशर, ना सिस्टम प्रेशर, बस किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर फॉर द गिवन केमिकल रिएक्शन। तो ये ध्यान रखें, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब बात आती है कि एक्टिव मास भी हम कई तरीके से ले सकते हैं, पार्शियल प्रेशर भी ले सकते हैं, मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी ले सकते हैं। तो फिर एक्टिव मासेस अगर अलग अलग टाइप के हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट द वैरायटी ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। लिखो वेरियस टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नोट करो पूरी बात पहले ये।
जैसे पहला के सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी। सी मतलब कंसेंट्रेशन, के तो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सी मतलब कंसेंट्रेशन। अब मान लो आपने एक्टिव मासेस, जैसे ज़्यादातर सब्सटेंस या गैसेस के भी एक्टिव मासेस आप मोलर कंसेंट्रेशन में ले सकते हो। तो इफ एक्टिव मासेस आर टेकन एज मोलर कॉन्सेंट्रेशन, अगर एक्टिव मासेस मोलर कंसेंट्रेशन के टर्म्स में लिए हुए हैं तब केसी डिफाइन होते हैं। फॉर एग्जांपल N2 प्लस 3H2 2NH3 गैस। तो बताओ केसी कैसे लिखोगे? अमोनिया की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर इक्विलिब्रियम पर ऑफ कोर्स, एंड कंसेंट्रेशन ऑफ N2 एट इक्विलिब्रियम की पावर 1 एंड कंसेंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 3। तो ये हुआ केसी। और मान लो कोई सॉल्यूशन फेज की रिएक्शन है, जैसे CH3COH लिक्विड प्लस C2H5OH, लिक्विड CH3COOH CO-C2H5, H2O एक्वस। तो इसके लिए आप केसी कैसे लिखोगे? CH3 ये तो लिक्विड ही ले लो, सारे लिक्विड ही हैं, एक्वस हटाओ इसको, मैंने तो बताया था इस बात को, एक्वस की जरूरत नहीं है। एक्वस तो जब लेते हैं जब वाटर लार्ज अमाउंट में लिया हुआ हो। तो CH3COOH CH3CO C2H5 प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं भाई? प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन की पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन की पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अपॉन ऐसे लिखोगे आप केसी। और केसी ऐसे भी ले सकते हो, जैसे मान लो कोई रिएक्शन है I2 एक्वस प्लस I माइनस एक्वस, जैसे I3 माइनस एक्वस। कैसे लिखोगे केसी? कंसेंट्रेशन, यहां तो केवल केसी ही डिफाइन हो सकता है, इसमें भी केवल केसी डिफाइन हो सकता है, यहां केसी केपी दोनों डिफाइन हो सकते हैं क्योंकि गैसेस हैं, गैसेस के लिए पार्शियल प्रेशर भी ले सकते हैं। तो केसी इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ I3 माइनस अपॉन I2 कंसेंट्रेशन की पावर 1 इंटू I माइनस की पावर 1। ये एक्सप्रेशन हो गया केसी का। तो इस तरीके से केसी, जैसे इस रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शन के लिए ओनली केसी कैन बी डिफाइंड। केपी डिफाइन नहीं हो सकता। इस वाले रिएक्शन के लिए केसी एंड केपी। केपी क्या है अभी आएंगे। अगर पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में अगर एक्टिव मासेस ले रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी कहलाएगा। तो केसी एंड केपी बोथ कैन बी डिफाइंड। इनके एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं। लिखो पूरी बात। बात आती है केपी की। तो केपी कैसे लिखें? फॉर सब्सटेंस इन गैसियस फॉर्म Kp and Kc both can be defined। कैसे? जैसे यही एग्जांपल ले लो, N2 प्लस 3H2 गैस NH3 गैस। तो अगर ये डिफाइन करोगे तो Kp
इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब है ये है देखो Kp। ऑफ कोर्स ये पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम वाले लेने हैं, मैं इस पे एम्फसाइज कर रहा हूं, ध्यान देना। इसी के लिए Kc भी डिफाइन हो सकता है और किया हुआ भी है ऑलरेडी, ये रहा ऊपर लिखा हुआ देखो, ये रहा। गैसियस रिएक्शन के लिए एक्टिव मास पार्शियल प्रेशर भी हो सकते हैं, मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी हो सकती है, तो दोनों तरीके से डिफाइन हो सकते हैं। तो NH3 का स्क्वायर अपॉन N2 एंड H2 क्यूब मोलर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में। सो लाइक दैट वी कैन डिफाइन। तो Kp और Kc दोनों डिफाइन हो सकते हैं। तो Kc भी डिफाइन हो गया और यहां Kp भी डिफाइन हो गया। Kp किसके लिए होगा? अगर गैसेस रिएक्शन है तो Kp डिफाइन हो पाएगा। Kp केवल गैसेस रिएक्शन के लिए डिफाइन हो सकता है और Kc जो है वो गैसेस रिएक्शन के लिए भी और सॉल्यूशन फेज वाले सब्सटेंसेस के लिए भी डिफाइन हो सकता है। अगर सॉलिड और लिक्विड कहीं रिएक्शन में आ जाते हैं तो उनके एक्टिव मासेस तो वैसे ही 1 होते हैं, लेते ही नहीं है, तो उससे फिर Kp Kc पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गॉट द पॉइंट? तो इस तरीके से हम ये बात कह पाते हैं। तो बच्चों ये सब थे, जैसे मैं उनके भी एग्जाम्पल लिख देता हूँ किस तरीके से एक्सप्रेशन लिखते हैं। नोट करो पूरी बात पहले। कि सर किसी रिएक्शन में अगर सॉलिड लिक्विड भी आ रहे हो तो क्या करें? जैसे मान लो कार्बन सॉलिड प्लस मान लो ये ऐसे हो गया हाफ O2 CO गैस, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है फॉर एग्जांपल। तो इसके लिए Kc भी डिफाइन कर सकते हो और Kp भी। Kc कैसा? कंसंट्रेशन ऑफ CO इक्विलिब्रियम पर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ O2 की पावर हाफ। ऑफ कोर्स इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन लेनी है, नहीं इसका एक्टिव मास तो कार्बन सॉलिड है, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड कार्बन इज 1। सॉलिड कार्बन का एक्टिव मास तो 1 है भाई। तो ये एक्सप्रेशन हुआ। और यदि Kp भी लिखना हो तो वी कैन राइट पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफ कोर्स इक्विलिब्रियम वाला अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की पावर हाफ। नहीं कार्बन नहीं, सॉलिड है, सॉलिड का तो एक्टिव मास क्या ले लिया जाएगा? इट इज 1। आई बात समझ में? सो दिस इज द मेथड, दिस इज द वे यू शुड राइट। तो इस तरह की रिएक्शंस होती हैं, आप एक्सप्रेशंस में लिख सकते हो। जैसे मान लो कुछ ऐसे बोल दें और एग्जाम्पल, जैसे Ag, वैसे तो ये रिवर्सिबल सिस्टम नहीं है, हो गया बस, काफ़ी एग्जाम्पल हो गया, मैंने समझा दिया आपको। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे निकल मान लो सॉलिड है, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो 4NiCO4 गैस बन जाता है। ये बड़ी फेमस रिएक्शन है, मॉन्स प्रोसेस बोलते हैं इसको, मेटलर्जी में 12th क्लास में आता है। खैर ये तो ये अगर मान लो केमिकल रिएक्शन है, रिवर्सिबल सिस्टम है, तो इसके लिए Kp Kc दोनों डिफाइन हो सकते हैं। तो Kp कैसे डिफाइन होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ NiCO4 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड की पावर 4। ऑफ कोर्स इक्विलिब्रियम पर हैं। या Kc कैसे डिफाइन होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NiCO4 concentration of upon concentration of CO की पावर 4। तो Kc की वैल्यू इस तरीके से NiCO4 अपॉन CO की पावर 4 ऐसे लिखोगे आप। गैसियस फॉर्म वाला लिखोगे, इसका एक्टिव मास क्रॉस कर दिएगा, मतलब ये काटना नहीं है, मतलब एक्टिव मास ऑफ निकल लेने की जरूरत नहीं है, इट इज सॉलिड। अंडरस्टूड द पॉइंट? सो लाइक दैट यू हैव टू डिफाइन। तो बच्चों ये था मेथड ऑफ राइटिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, यूनिट भी होती है, यूनिट ऑफ Kp एंड Kc। जैसे यहीं देख लो, Kc की जो यूनिट होती है सॉल्यूशन फेज वालों के लिए, वो हम अकॉर्डिंगली डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो ये है रिएक्शन, इसकी यूनिट क्या हो गई?
अरे क्या कर दिया मैंने, बैक करो, हाँ आ गया। तो जैसे केसी की यूनिट क्या हो गई, केसी, यूनिट ऑफ केसी, ऊपर क्या है पार्शियल प्रेशर, मान लो एटमॉस्फेयर में ले लिया फॉर एग्जांपल, हालांकि पास्कल में भी ले सकते हो, कुछ भी हो सकती है यूनिट्स, एटमॉस्फेयर में लिया है मान लो, और नीचे भी पार्शियल प्रेशर की पावर हाफ है, तो एटमॉस्फेयर की पावर हाफ, तो कितना हो गया ओवरऑल एटमॉस्फेयर की पावर हाफ ही रह गया। तो एक तरीके से और यहां पर मान लो ये तो अरे मैंने क्या लिख दिया, नीचे लिखना था, मैं इसको सही कर लेता हूं। हाँ ये तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है ना, तो केसी की यूनिट, यूनिट ऑफ केसी क्या लिखोगे, मोल पर लीटर में ले लेते हैं कंसेंट्रेशन की पावर 1 अपॉन मोल पर लीटर की पावर हाफ, तो नेट क्या आ गया, मोल पर लीटर की पावर हाफ ही रह गया, ये है कंसेंट्रेशन यूनिट। अच्छा यहां क्या यूनिट होगी, ऊपर एटमॉस्फेयर, मान लो एटमॉस्फेयर है, नीचे एटमॉस्फेयर की पावर हाफ, तो फिर क्या होगा यूनिट एटमॉस्फेयर की पावर हाफ रह गई। पास्कल ले रहे हैं तो पास्कल की पावर हाफ। अच्छा यहां लो, इस वाले में लो, तो बताओ यूनिट क्या होगी, केपी की यूनिट क्या और केसी की यूनिट क्या। केपी की यूनिट ऊपर क्या एटमॉस्फेयर, नीचे क्या एटमॉस्फेयर की पावर 4, तो एटमॉस्फेयर अपॉन एटमॉस्फेयर की पावर 4, ये है यूनिट ऑफ एटमॉस्फेयर पावर -3 इज द यूनिट ऑफ केपी फॉर दिस रिएक्शन। अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में ले रहे हैं, हो सकता है क्वेश्चन एटमॉस्फेयर में प्रेशर ना लेकर के पास्कल में ले ले, बार में ले ले, तो फिर वो पास्कल की पावर -3 या बार की पावर -3 हो जाएगा। अच्छा केसी मोल पर लीटर अपॉन मोल पर लीटर की पावर 4, तो मोल पर लीटर की पावर -3 हो गया, जिसको हम m-3, m मतलब मोलैरिटी, m मतलब मोलैरिटी, लिख भी लेना कॉपी में, m मतलब मोलैरिटी, तो मोलैरिटी की पावर -3 इज द यूनिट ऑफ केसी, एटमॉस्फेयर की पावर -3 इज द यूनिट ऑफ केपी फॉर द रिएक्शंस लाइक दिस। तो केसी की यूनिट जो होती है वो होती है एक तरीके से मोल पर लीटर, क्योंकि कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में ही ली जाती हैं, की पावर डेल्टा mg गैसेस रिएक्शंस के लिए। अगर गैसेस रिएक्शंस के लिए बात कर रहे हैं, एक्वस वाली रिएक्शन है तो डेल्टा एनजी नहीं आ पाएगा, ऐसा मत लिखो तुम, यूनिट कंफ्यूज हो गए, मुझे पता है ना कहां कहां कंफ्यूज होते हो तुम, मैं दोबारा बताऊंगा इस बात को किसी और मौके पे। तो ये यूनिट ऑफ मैंने बता दिया आपको कि हाउ टू राइट द यूनिट ऑफ द केपी एंड केसी। अंडरस्टूड द पॉइंट। सो बच्चों इस तरीके से यू कैन राइट द यूनिट्स ऑफ केपी एंड केसी। अब बात आती है, हमने टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी केसी पढ़ लिए, बात आती है कि किसी गैसियस रिएक्शन में हम केपी भी डिफाइन कर सकते हैं, केसी भी डिफाइन कर सकते हैं, तो फिर बताओ देयर शुड बी सम रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। नेक्स्ट स्क्रीन पर लेंगे, पहले इस स्क्रीन को नोट करो, नोट इट डाउन। लिखो रिलेशन बिटवीन Kp and Kc for a gaseous reaction. For a gaseous reaction with or without pure solids, liquids. तो विद और विदाउट प्योर सॉलिड और लिक्विड रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी कैसे लिखें? कोई भी एग्जाम्पल लिख के चलते हैं। चलो ए जनरल, बी बी कन्वर्टेड टू सी सी प्लस डी डी। केसी कैसे लिखोगे? कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी इक्विलिब्रियम पर, डी की पावर डी, ए की पावर ए, बी की पावर बी। सो दिस इज द केसी एक्सप्रेशन। अच्छा केपी कैसे लिखोगे?
Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर D, पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर B। तो Kp और Kc के एक्सप्रेशन आपने इस तरीके से लिख लिए, राइट। तो ये रिएक्शन हो गई, इस तरीके से Kp Kc लिख लिया। अब आपको तो पता है ना गैसेज इन्वॉल्व है, मान लो ये सब गैसेज ही ले लो, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड आ जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि उनके एक्टिव मासेस तो 1 ही होते हैं, उन्हें तो आप इग्नोर कर दो, है ही नहीं, जैसे है ही नहीं। अब आपको तो पता है फॉर ए गैस, मान लो कोई गैस A है, तो कैसे लिखते हो आप, हम पहले ही बता चुके हैं, P पार्शियल प्रेशर ऑफ A इंटू वॉल्यूम V इज इक्वल टू मोल्स ऑफ A इंटू RT। तो यहां से पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू मोल्स ऑफ A अपॉन V इंटू RT, और ये क्या है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, A के मोल्स अपॉन वॉल्यूम, A की कंसंट्रेशन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू RT। ये एक्सप्रेशन मैंने पहले ही बताया है, रिलेशन बिटवीन मोलर कॉन्सेंट्रेशन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पर्टिकुलर गैस के लिए आइडियल गैस ट्रीट करते हुए। तो देखना जरा, तो फिर क्या लिख दूं मैं, Kp इज इक्वल टू क्या था वो, पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर D, पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर B। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर C की पावर C का मतलब मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C इंटू RT की पावर C। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ D क्या लिख सकता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D आ जाएगा इंटू RT की पावर D अपॉन A की पावर A इंटू RT की पावर A, और कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B इंटू RT की पावर B, राइट। तो देखना जरा यहाँ क्या हो गया, C की पावर C इंटू D की पावर D अपॉन A की पावर A इंटू B की पावर B, वो किसके बराबर है बताओ, Kc के बराबर आ गया। और RT को इकट्ठा कर लो तो कितना बन गया, C प्लस D माइनस A प्लस B। ये है Kp। तो एक्सप्रेशन बच्चों ऐसा आ गया, Kp इज इक्वल टू, लिखते जाओ, बहुत ही मैकेनिकल सा है, बड़ा सिंपल सा है। तो Kp इज इक्वल टू Kc, फॉर्मूला ये है RT की पावर डेल्टा Ng। गैसेस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, उसके लिए एप्लीकेबल है, सॉल्यूशन फेज वाले के लिए नहीं। सॉल्यूशन फेज वाले के लिए तो Kp डिफाइन ही ना होता Kp डिफाइन। तो Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng। व्हाट इज डेल्टा Ng? डेल्टा Ng इज इक्वल टू समेशन ऑफ स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। सुनो, delta Ng is what? Summation of the stoichiometric coefficients of the gaseous products minus summation of the stoichiometric coefficients of the gaseous reactants. ये है stoichiometric coefficients of the gaseous products minus stoichiometric coefficient of the gaseous reactant। ये delta Ng है। delta N मतलब नंबर ऑफ मोल्स का चेंज, G का मतलब गैसेस के लिए लेना है, ओनली फॉर गैसेस। इसको ध्यान में रखना है, जो कि C प्लस D माइनस A प्लस B के बराबर है। ये एक्सप्रेशन है टू रिलेट Kp एंड Kc फॉर ए गैसेस रिएक्शन। चलो कुछ एग्जाम्पल लेके बात करते हैं कि भाई डेल्टा Ng हम कैसे फाइंड आउट करें किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं ताकि समझ में आ जाए बात। सॉलिड लिक्विड काउंट करने नहीं होते, सॉलिड लिक्विड का कोई प्रभाव ना पड़ता, उनका एक्टिव मास तो 1 ही लेना है, होना ना होना एक बराबर। नोट करो पूरी बात। जैसे एग्जाम्पल देखो, मान लो यही एग्जाम्पल ले लो, कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस CO गैस। तो बताओ डेल्टा Ng कितना। प्रोडक्ट में गैस के नंबर ऑफ मोल्स 1 माइनस रिएक्टेंट में गैस के मोल्स हाफ, दैट्स इट, बस ये हाफ हो गया। नहीं, सॉलिड नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है। और भी एग्जाम्पल, निकल सॉलिड को कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन गैस से कराओ तो बनता है निकल कार्बोनिल, इसका नाम है निकल कार्बोनिल गैस के फॉर्म में।
तो बताओ डेल्टा एन जी कितना हो गया इसके लिए, कितना प्रोडक्ट में गैस का एक मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट में 4 हैं, -3 हो गया। तो भैया नहीं लेना सॉलिड, नहीं लेना है मतलब नहीं लेना है। एक्वस रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं क्या? नहीं, डिफाइन ही नहीं होता डेल्टा एन जी, एंड डेल्टा एन जी का मतलब ही यह है कि गैस की रिएक्शंस के लिए लेना है। यू गॉट इट? बात हो गई क्लियर? तो इस तरीके से आप ये डिफाइन करते हो। और रिएक्शन ले लो, जैसे कार्बन CO2 प्लस H2 रिएक्शन करके बना ले, मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O वेपर्स, स्टीम गैस, सभी गैस हैं यहाँ। तो जरा डेल्टा एन जी देखना कितना हो गया। इस रिएक्शन में डेल्टा एन जी हो गया 2 - 2 0, डेल्टा एन जी 0। ऐसे केसेस में तो साफ दिखता है कि Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर, डेल्टा एन जी कितना हो गया 1। तो Kp और Kc तो बराबर ही हो गए, Kp और Kc तो बराबर ही हो गए, बताओ, इजंट इट? तो Kp एंड Kc आर इक्वल हियर। यहां Kp और Kc में रिलेशन पता है, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर हाफ। यहां के रिलेशन क्या होगा? Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर -3। सो लाइक दैट Kp और Kc में रिलेशन होता है। अच्छा, Kp और Kc में कौन बड़ा होगा? अरे कोई भी हो सकता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डेल्टा एन जी वैल्यू। डेल्टा एन जी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। अकॉर्डिंगली Kp और Kc की वैल्यू डेल्टा एन जी पर भी डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। तो ध्यान दें, Kp और Kc में कोई भी बड़ा हो सकता है, ये कोई बात नहीं है कि Kp बड़ा होगा Kc बड़ा होगा, लाइक दैट, एनीथिंग डिपेंडिंग अपॉन डेल्टा एन जी और टेम्परेचर। तो इस तरीके से आप Kp और Kc डिफाइन कर लेते हो। मान लो एक क्वेश्चन पूछ लें, फाइंड द टेम्परेचर एट विच Kp एंड Kc, Kp एटमॉस्फेयर में लिया गया है, Kc मोल पर लीटर में यूनिट ली गई है। बल्कि मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, या एटमॉस्फेयर की पार, एटमॉस्फेयर में लिया गया मतलब यूनिट, मतलब प्रेशर लिए गए एटमॉस्फेयर में, कंसंट्रेशन ली गई मोल पर लीटर में। टेम्परेचर एट विच दिस Kp एंड Kc आर इक्वल फॉर PCl5, PCl3 प्लस Cl2। बताओ इस रिएक्शन के लिए Kp और Kc अगर बराबर हों, जिसमें Kc की यूनिट में मोल पर लीटर में ली गई हों, पार्शियल प्रेशर जो हैं वो एटमॉस्फेयर में लिए गए हों, तो क्या होगा? तो पता है कि डेल्टा एन जी कितना है यहाँ 1। तो आंसर कैसे लिखोगे? तो रिलेशन क्या है? Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर 1। Kp और Kc तो बराबर ही हैं, क्वेश्चन ने कहा है इक्वल हैं। तो टेम्परेचर कितना होगा? तो RT इज इक्वल टू 1, तो T इज इक्वल टू 1/R। और जब लीटर एटमॉस्फेयर में ले रहे हैं सारी कैलकुलेशंस, तो 1/0.0821, तो लगभग 12.18 केल्विन टाइप। देख लेना कैलकुलेशन करके, लगभग 12.1 केल्विन के आसपास आता है। सो दिस इज द टेम्परेचर एट विच Kp एंड Kc आर इक्वल फॉर दिस रिएक्शन। ऐसे ऐसे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। आई बात समझ में? तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कई बार पूछ भी लेते हैं कि बताओ किस केस में Kp और Kc की कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, कहाँ Kp और Kc इक्वल होंगे। अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड। लिखो, पहले पूरी बात नोट करो, नोट इट डाउन। चलो बच्चों, कंटिन्यू करते हैं आगे। हमने वेरियस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उनके रिलेशंस, उनके ऊपर बात कर ली। ये बड़ा यूजफुल रिलेशन भी था। Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा एन जी, केवल गैसेस रिएक्शंस के लिए। प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड आ सकते हैं उसमें, क्योंकि उनका एक्टिव मास तो 1 ही होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन हो गए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ही क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। और ये भूलना नहीं है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन या प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ओनली। कैसे? दैट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ। लिखो हेडिंग
प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वो पहले अलग चीज थी, पहले क्या पढ़ा था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या प्रॉपर्टीज हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की? 1, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए एक कांस्टेंट है जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बट रिएक्शंस को अगर चेंज कर दिया जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है A+B, रिवर्सिबल रिएक्शन C+D। आप इसका Kc कैसे लिखोगे? कंसंट्रेशन ऑफ C एट इक्विलिब्रियम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D एट इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A एट इक्विलिब्रियम, मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन B, ऐसे लिखोगे आप। मान लो ये रिएक्शन उल्टा करके लिख दी, इफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड रिटन, मतलब हमने उल्टा करके लिख दिया इसको, उल्टा करके रिएक्शन को लिखा कैसे? C+D A+B। तो क्या होगा? अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc डैश क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट अब कौन है? अब प्रोडक्ट इस रिएक्शन जो हमने लिखी है A और B हैं, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन A एंड B एट इक्विलिब्रियम अपॉन C एंड D। ध्यान दो ये किसके बराबर है? 1 अपॉन पुराना वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। तो कहने का मतलब ये है कि यदि किसी रिएक्शन को रिवर्स करके लिख दिया जाए तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल में आ जाता है, 1 अपॉन पुराना वाला Kc हो जाता है। याद रखेंगे, जरूरत पड़ेगी इन सब पॉइंट्स की। दूसरा पॉइंट, यदि किसी इक्वेशन को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज हो जाता है। कैसे? जैसे मान लो कोई इक्वेशन ऐसी है N2O4 2NO2, मान लो इसका Kp लिखा हमने, तो कैसा लिखा होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, ये लिखा होगा, राइट? ठीक बात है। मान लो इस रिएक्शन को मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाइंग द रिएक्शन विद अ फैक्टर हाफ, आधे से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी रिएक्शन को, तो क्या बन गया ये? हाफ N2O4 गैस, और ये बन गया NO2 गैस। तो अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो पुराना वाला नहीं होगा, क्या हो जाएगा जरा देखें। तो Kp डैश इज व्हाट? Kp के टर्म्स में ले रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर लेंगे ऑफ NO2 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 की पावर हाफ। यही तो हुआ। तो बताओ पुराने वाले का कितना है? पुराने वाले का ये स्क्वायर रूट ऑफ Kp हो गया, तो Kp की पावर हाफ हो गया। कहने का मतलब जिस फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी इक्वेशन को और नई इक्वेशन आ रही है, तो नई इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुराने वाले की पावर वो फैक्टर आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करता तो नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुराने वाले की पावर 2 आ जाता। समझ में आ गई बात? बहुत आसान पॉइंट्स हैं। रिएक्शन को उल्टा करके लिखो, नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल में आ जाएगा। किसी इक्वेशन में किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो फैक्टर की पावर चढ़ जाएगा। समझ में आ गई बात? अच्छा और देखो, थर्ड, मान लो जैसे A कन्वर्टेड टू C, इसका Kc1 कितना हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन A, ऐसे लिख दिया। और कोई इक्वेशन है B कंसंट्रेशन BD, ये एक डिफरेंट इक्वेशन है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो गया? Kc2।
ऐसे ही लिखेंगे। आप ये इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, 1 + 2 कर दो। ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई सब कर रहे हैं हम। आपने पहली और दूसरी इक्वेशन जोड़ दी तो ओवरऑल इक्वेशन बन गई a + b कन्वर्टेड टू c + d। तो बताओ नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc कितना हुआ? कितना हुआ? प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन C × D/A × B। बताओ C/A किसके बराबर? Kc1। और D/B किसके बराबर? किसके बराबर? Kc2। तो यू वुड से दैट Kc वुड बी इक्वल टू Kc1 × Kc2। तो जब जो इक्वेशंस को जोड़ते हैं तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुराने वाले दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तीनों पॉइंट यूजफुल थे। उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल में आ गया। किसी फैक्टर से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर वो फैक्टर चढ़ गया। दो इक्वेशन को जोड़ दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्रोडक्ट आ जाएगा। ऐसी पहली में से दूसरी इक्वेशन घटा दोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेशियो में आ जाएगा। खुद करके देख लेना, ऐसा कोई बहुत विशेष बात नहीं है। कई बार इस तरह के जो मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं वो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, वो हमें देखना चाहिए। अब आती है बात क्या पढ़ रहे हैं हम? कैरेक्टरिस्टिक्स और द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमने कहा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गिवन रिएक्शन बस एक ही बात पे डिपेंड करता है और वो है टेम्परेचर। मेन मुद्दे पे आ जाते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेट अस कम नोट करेंगे इस बात को। Fourth, effect of temperature on equilibrium constant, on K equilibrium। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव है, ये बड़ा यूजफुल है और इम्पॉर्टेंट, एग्जाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम अगर कोई 11वीं क्लास का बच्चा इस लेक्चर को देख रहा है तो उसको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि कहीं से भी कुछ उठा करके कुछ बता दिया, बट बीच बीच में ऐसा करना तो पड़ता ही है पूरी बात समझने के लिए। चैप्टर आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। एक ही चैप्टर के अंदर अगर कई चैप्टर और भी आ रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि बाकी के चैप्टर्स भी उसी के अंदर घुसेड़ दें और पूरा पढ़ा दें। कुछ चीज़ें रखनी पड़ती हैं, बट जब उसका समय आएगा तो आप समझ जाओगे। हाँ, लेकिन मैं यहाँ भी समझा दूंगा, हम हैं, सब समझ लेंगे। तो अभी देखो यहाँ पर हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो रेट कांस्टेंट, हमने एक बात पता है कि जैसे कोई केमिकल रिएक्शन है A कन्वर्टेड टू B, मान लो ये कोई रिएक्शन है तो इसके लिए K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखते हो? अब KF और KB जो हैं वो रेट कांस्टेंट्स हैं, तो KF/KB यही तो था। KF/KB ये है रेशियो ऑफ इक्विलिब्रियम, रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट, ये रेट कांस्टेंट्स हैं दोनों, याद रखना, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और ये रेट कांस्टेंट्स हैं। और फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस के रेट कांस्टेंट की इक्वेशन होती है। तो फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स, एक चैप्टर का नाम है, फिजिकल केमिस्ट्री का, ही 12th क्लास की एनसीईआरटी में होता है वो। फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स से हमें एक बात पता होती है, आर्हीनियस इक्वेशन होती है एक। क्या है वो आर्हीनियस इक्वेशन? वो आर्हीनियस इक्वेशन है कि रेट कांस्टेंट के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है ये, ना, रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू A/-A/RT। ये इक्वेशन कहलाती है आर्हीनियस इक्वेशन। इसे बोलते हैं हम आर्हीनियस इक्वेशन, वेयर के तो रेट कांस्टेंट लिख दिया हमने, ए कहलाता है आर्हीनियस कांस्टेंट। और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। आर्हीनियस कांस्टेंट और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये ए है और
ये जो है इसे बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। अब ये इक्वेशन कहाँ से आई, आर्हेनियस इक्वेशन कहाँ से आई, कैसे आई, ये सब तो हम एक अलग चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स वहाँ पढ़ेंगे। बट ये इक्वेशन हमने वहाँ से उठा ली और इसका इस्तेमाल करेंगे हम टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ने के लिए ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मन को अपने आप में उसी तरीके से मोल्ड कर लिया करो कि हाँ सर कह रहे हैं कि ये वाली इक्वेशन कहाँ से आई वो बाद में पढ़ेंगे, अब ये इक्वेशन हमारे पास है तो बस हम समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो K = A e⁻⁻ अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखेंगे कि A एंड EA टेम्परेचर डिपेंड नहीं करते, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आर्हेनियस कांस्टेंट या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, कई बार फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं इसको, और फ्रीक्वेंसी फैक्टर जरूरत नहीं है खैर यहाँ, एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, ये दोनों ही टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हैं। ये दोनों ही टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हैं। इसके लिए अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए अगर ग्राफ देखें तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। तो फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन ये पोटेंशियल एनर्जी है यहां। हालांकि 11th वाले बच्चों के लिए ये ग्राफ ऐसा कोई यूजफुल ग्राफ नहीं है, स्किप भी कर देंगे, बट मैं तो बताऊंगा ही। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड दिस इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। कैसे रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट्स हाउ कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, वो मान लो इस तरीके से मैं शो करता हूं, ये इस टाइप से, यहां ये रिएक्टेंट को शो करता है और ये लेवल प्रोडक्ट को शो करता है। तो सर क्या प्रोडक्ट हमेशा रिएक्टेंट से नीचे होगा? नहीं, जरूरी नहीं है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, बराबर भी हो सकते हैं। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो लेवल एनर्जी डिफरेंस है, एनर्जी है वर्टिकल एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी, उनके बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं एनर्जी डिफरेंस इज ΔHR, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और ये जो पीक है दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। अगर कम समझ में आ रहा हो या समझ में पल्ले ना पड़ रहा हो, पल्ले पढ़ना मतलब कुछ ना समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नोट करते जाओ, जरूरत नहीं है, हमारा काम तो चलेगा। खासकर 11वीं के 12 अगर मान लो ड्रॉपर वाला स्टूडेंट कोई पढ़ रहा है तो उसे ये चीज़ें पता तो होती है, भले ही उसका गहराई से मीनिंग ना पता हो, बट उसे ये टर्म्स तो मालूम होते ही हैं, जाना पहचाने तो लगते ही हैं। 12वीं पास तो हुई, अब तो वो भी ना कह पाओगे, कोविड पास कहलाओगे। मेरा बुरा मत मानना, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। आजकल ये मीम खूब चल रहे हैं, मुझे भी आजकल थोड़ा बहुत शौक चढ़ा हुआ है, ये मीम शीम बना लेता हूँ, डाल देता हूँ इंस्टा पे, अपने इंस्टा ग्रुप पे या समवेयर अगर टाइम मिलता है तो। अभी लॉकडाउन में तो खूब टाइम ही टाइम था, अब फिर वापस बिजी हो गए हैं क्लास बनाने में। रोज़ 3 क्लास तो बनानी होती हैं, उसके अलावा आपके बहुत सारे और छोटे मोटे काम होते हैं, करते हैं। तो ये ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है, TS। तो ट्रांजिशन स्टेट जो है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है वो सब बाद में। ये रिएक्टेंट का प्रोडक्ट कन्वर्ट होने में ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट की एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, EA फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ऐसे ही ट्रांजिशन स्टेट और प्रोडक्ट के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड EAB, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। EA मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, F मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन, EA मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, B मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन। और साफ दिखाई पड़ता है कि ΔHR इज द डिफरेंस बिटवीन EA एंड EAB। तो यहां से कह सकते हैं कि ΔHR इज इक्वल टू EAF माइनस EAB। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मौके पे अगर ये याद नहीं आया तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आपसे। तो कहने का मतलब ये ग्राफ ना भी पता हो तो इतनी बात जरूर पता होनी चाहिए कि EA एक्टिवेशन एनर्जी होती है जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती, इंडिपेंडेंट है। F लगा दिया मतलब फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, B मतलब फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, एंड ΔHR इज इक्वल टू EAF माइनस EAB। ऑफकोर्स ΔHR यहां पर नेगेटिव है, इस केस में नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन क्या हो गई, एक्सोथर्मिक।
इतना बच्चों को पता होता है कि रिएक्शन भी 2 टाइप की होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। हालांकि उसके बारे में बात करेंगे। तो कहने का मतलब हमने कहीं से उधार ले लिया। 11वीं क्लास के बच्चे मगर इसको पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमने उधार, ड्रॉपर वाले पढ़ रहे हैं तो उनको ये आइडिया होता है, थोड़ा बहुत ही होता है, ज़्यादा ना होता। ज़्यादा होता तो फिर ड्रॉप ही कर दे। आप ज़्यादा करो ताकि बिल्कुल ये साल हमारा लैंडिंग पेज हो, लैंडिंग प्लेटफॉर्म हो, भाई यहीं से हम बस जंप मार जाएं अपने ट्रैजेक्टरी में, ठीक है ना। तो डेल्टा एच आर इज इक्वल टू ई ए एफ माइनस ई ए बी, ये फॉर्मूला भी काम आएगा। और ई ए एफ ई ए बी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन, याद रखेंगे, लिख भी देंगे, लिखा नहीं था मैंने, टी टेम्परेचर इन केल्विन। आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ही। तो ये हमारी कुछ चीजें आ गई। अब हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड एंड रेट कांस्टेंट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शंस का। अब पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू के एफ अपॉन के बी है। अब हम टेम्परेचर डिपेंडेंसी डिस्कस कर सकते हैं। जरा ये पूरी बात एक बार नोट तो करो बच्चों। जैसे आपने कहा कि के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू के एफ अपॉन के बी। अब यहां से के एफ को क्या लिख सकता हूं मैं, ए एफ आर्हीनियस कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इनटू ई की पावर माइनस ई एफ अपॉन आर टी अपॉन के बी को क्या लिख सकते हो, ए बी आर्हीनियस इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, इनटू ई की पावर माइनस ई ए बी अपॉन आर टी। लिख लिया। अब ये तो कांस्टेंट ही है के एफ अपॉन के बी, और तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू व्हाट, ए एफ अपॉन ए बी माइनस इंटू ई की पावर, इसको ऊपर ले जाओ तो माइनस ई एफ माइनस ए बी अपॉन आर टी। ये है एक्सप्रेशन इसको। और ये तो पता है हमें किसके बराबर था, ये बताओ, ई एफ माइनस ई बी किसके बराबर था, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सो यू कैन राइट लाइक दिस, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ए एफ अपॉन ए बी इंटू ई की पावर माइनस डेल्टा एच आर अपॉन आर टी। जरा लॉग लेना है इसका। मान लो इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, इसको मत बोलो, लॉग लेने के बाद बोलेंगे। तो लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम, मेरे ख्याल से इसको अंडरलाइन करने की जरूरत ही नहीं थी, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ, अब लॉग ले लो, लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। लॉग क्या नेचुरल बेस पे लेते हैं ना, ln, ln मतलब नेचुरल बेस पर लॉग ले रहे हैं। तो ln के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू व्हाट, ln ए एफ अपॉन ए बी, और जब ई की पावर ये है तो इसका लॉग हो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच आर अपॉन, इसे बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ये काम आएगी इक्वेशन, इसको अंडरलाइन कर लो। ln के इक्विलिब्रियम वेयर के इक्विलिब्रियम इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ए एफ और ए बी जो हैं वो फ्रीक्वेंसी फैक्टर्स हैं या आर्हीनियस कांस्टेंट्स हैं फॉर द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, जो कि कांस्टेंट है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते। और डेल्टा एच आर ये भी हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मानते हैं, लेके चलते हैं, अपॉन आर टी। ये एक्सप्रेशन आ गया। अब ध्यान दो, इससे हम पता लगा सकते हैं कि भाई क्या होगा अगर मैं इसको ऐसे ले लूं, इसको अगर वाई फंक्शन ले लूं, देख रहे हो, ये कौन हो गया, मान लो एक्स फंक्शन, y इज इक्वल टू एम एक्स, तो फिर ये क्या बन गया, c। तो फिर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर के, तो ये इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो साफ दिखाई पड़ता है कि स्लोप कितना हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गई ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, और स्लोप इज माइनस डेल्टा एच आर अपॉन आर। जरा देखना ग्राफ कैसे बनेंगे। देखना ln के इक्विलिब्रियम, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ये आ गया 1 अपॉन टेम्परेचर के साथ। ध्यान से देखना,
हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर 1/t, 1/t के साथ ln के इक्विलिब्रियम का ग्राफ कैसा बनेगा, y = mx + c। ध्यान दो इंटरसेप्ट किसके बराबर, ln AF/AB। चलो ठीक है, कुछ भी लिया, ये मान लो कुछ भी हो सकता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। स्लोप कितना है, -ΔHR/R। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो ΔHR क्या होगा, पॉजिटिव, तो स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव। तो नेगेटिव स्लोप का मतलब ये हुआ कि नीचे जाएगा, और पॉजिटिव स्लोप, तो एक तरीके से ये ग्राफ हुआ फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इनको सेपरेट कर लेते हैं, राइट। ऐसे ही मान लो इसको लिया ln के इक्विलिब्रियम एंड दिस इज 1/t। अब ग्राफ मान लो ऐसा हुआ, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। ये किसके लिए, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसके लिए ΔH का साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और इसके लिए ΔH का साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो जरा देखना स्लोप कितना है, ये तो इंटरसेप्ट हुआ कितना, ln AF/AB, और इसका स्लोप कितना हुआ, मान लो ये एंगल हॉरिजॉन्टल से अगर थीटा है तो tan थीटा के बराबर, एंड दैट इज इक्वल टू -ΔHR/R, -ΔHR/R के बराबर ये स्लोप हो गया। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्लोप पॉजिटिव है, तो ΔHR क्या है, नेगेटिव। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नेगेटिव है, तो ΔHR नेगेटिव हुआ, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गया, पॉजिटिव। स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव, तो देखो पॉजिटिव स्लोप। ग्राफ समझ में आ गया। इसका भी स्लोप कितना है, स्लोप वही है -ΔHR/R, और ये इंटरसेप्ट है कितना, ln AF/AB के बराबर। सर इंटरसेप्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, नीड नॉट बी। AF और AB की वैल्यूज पर डिपेंड करेगा, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, एनीथिंग कुड बी देयर। मतलब हो सकता है 1 से ज़्यादा हो लॉग के ln के अंदर का टर्म, तो अकॉर्डिंगली इट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है ये। तो अकॉर्डिंगली बच्चों ये ग्राफ हुए, साफ दिखाई पड़ता है। अब पढ़ते हैं टेम्परेचर का क्या प्रभाव है, साफ दिखता है, क्या दिखता है, क्या दिखेगा। जरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे आओ। आप अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो लेफ्ट से राइट नहीं जा रहा हो, राइट से लेफ्ट आ रहे हो। टेम्परेचर बढ़ाना मतलब T बढ़ रहा है तो 1/T कम हो रहा है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, चलो कम करते हैं, अगर टेम्परेचर कम करो तो T कम करोगे तो 1/T बढ़ेगा, लेफ्ट से राइट जा रहा हो। तो टेम्परेचर अगर घटा रहा हो तो ln इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज आल्सो इंक्रीजिंग। तो कंक्लूजन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटता है। जरा एंडोथर्मिक के लिए देखना, टेम्परेचर घटाओगे तो 1/T बढ़ेगा, ग्राफ में लेफ्ट से राइट जाएंगे। टेम्परेचर घटाएंगे तो 1/T बढ़ेगा, लेफ्ट से राइट जाएंगे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी घट रहा है। तो टेम्परेचर घटाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट रहा है, किसके लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। हो गया, यही तो था, हो गया भाई, क्यों मुन्ना भाई, हो गया ना, यही था। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटेगा, क्योंकि टेम्परेचर घटाया था तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा था, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटेगा। और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, और करके ये मतलब हुआ। मेरे ख्याल से मैं समराइज कर दूं अगले पेज में। डिफाइन तो कर दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया आर्हीनियस इक्वेशन को यूज़ करते हुए। हालांकि आर्हीनियस इक्वेशन हमने उधार ले ली थी केमिकल काइनेटिक्स से, अभी यहाँ डिटेल में नहीं आर्हीनियस, सब गुड़ गोबर हो जाएगा, सब रेल मिल जाएगा, फिर तो सब फैल जाएगा मामला, रायता फैल जाएगा रायता। तो रायता नहीं फैलाना है, समेट के चलना है सारी चीज़ों को, ताकि क्वेश्चन सॉल्व हों, लॉजिकली चीज़ है, मन को शांति मिले।
उतना ही पढ़ना चाहिए, उतना ही सब करो जितने शांति मिले, बाकी थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, अगले दिन पढ़ लेंगे। भोजन खाते हैं तो ऐसा थोड़ी खाते हैं कि तीनों वक्त का एक में ही खा लिया फिर पूरे दिन खा लिए, ऐसा थोड़ी होता है। तो इसका मतलब ये मैं समराइज करता हूँ, बट पूरा नोट करो पहले, पूरी बात नोट इट डाउन। समराइज करेंगे इसको तो क्या बोल दें? फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भैया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू घटेगी। हो गया। फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर डेल्टा एच जिसके लिए क्या होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, तो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो मेरे भैया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा। बढ़ गया। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, याद कर लो। वेरी इंपॉर्टेंट करके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट बढ़ सकता है टेम्परेचर बढ़ाने पर डिपेंडिंग अपॉन रिएक्शन, ऐसे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, बट रेट कांस्टेंट Kb और Kf, रेट कांस्टेंट हमेशा बढ़ता है, ऑलवेज इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सुनो बच्चों, रेट कांस्टेंट Kf और Kb हमेशा बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, इररेस्पेक्टिव ऑफ एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हालांकि इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रेट कांस्टेंट का कौन से चैप्टर में जाएगा, अब तो बता दो कौन से चैप्टर में जाएगा, केमिकल काइनेटिक्स में। बट बच्चे यहाँ इतनी बात जरूर याद रखें, खासकर अगर 11वीं क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं, ड्रॉपर वाले भी ध्यान रखें। क्या ध्यान रखें? ये ध्यान रखें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर बढ़ाने पर घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द रिएक्शन, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, बट रेट कांस्टेंट टेम्परेचर बढ़ाने पर हमेशा बढ़ेगा, चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक हो। कुछ हो, रेट कांस्टेंट तो बढ़ना ही बढ़ना है टेम्परेचर के साथ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए भैया याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड नॉट स्किप, यू शुड नॉट मिस ऑल दीज पॉइंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो बच्चों ये था एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में, टेम्परेचर के इफेक्ट के बारे में। अभी और भी बाकी है। अब बात आती है, इक्वेशन कौन सी आई थी, ये तो यहाँ बात खत्म हो गई, ये तो बात यहाँ खत्म हो गई। बच्चे बोलते हैं सर एनएस सर बड़े अलग अलग कलर यूज़ करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। लो मैं भी करूँ, और लोगे और लो। अरे यार टाइम वेस्ट करवा रहा हूँ, मैं तो हमेशा बोलता हूँ इन चक्करों में ना पढ़ो, लॉजिक पे चिपको, लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करके खुशी लो, खुशी ग्रहण करो। ये सब तो क्या है, ठीक है, हालांकि ब्यूटिफिकेशन इज ऑलवेज गुड, बट ये तो पॉइंट हो गया। अब बात आई थी वो इक्वेशन क्या थी, वो ये इक्वेशन देखो ये थी। अब चलो बात करते हैं इंटीग्रल फॉर्म ऑफ वन हाफ इक्वेशन। इसी की इक्वेशन को बोलेंगे हम, कैसे? वो आर्हीनियस इक्वेशन से हमारे पास क्या था, ln क्या आया था, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ln AF अपॉन AB माइनस
डेल्टा एच आर अपॉन आर टी। ये क्या थी? ये इक्वेशन नंबर 1 थी, लिखी थी हमने थोड़ी देर पहले। मैं बताऊं प्रीवियस स्क्रीन पर। अरे पीछे जाना था, रुको। हाँ, ये रही वो इक्वेशन नंबर 1। ln के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ln AF अपॉन AB माइनस डेल्टा एच अपॉन RT। अब मैं जरा अगली स्क्रीन पे आना, ये रही ln के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ln AF अपॉन AB माइनस डेल्टा एच आर अपॉन RT। इक्वेशन नंबर 1 ये थी ना, आर्हिनिस इक्वेशन आई थी। अब एक काम करो, इसको दो अलग अलग टेम्परेचर पे स्टडी करो एट टेम्परेचर T1। क्या बोलोगे? ln के इक्विलिब्रियम T1 इज इक्वल टू ln AF अपॉन AB, तो सेम ही रहना है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है ही नहीं, माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हियर। हालांकि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, टेम्परेचर के साथ थोड़ा सा वेरी करता है, बट इस पूरे एनालिसिस में कुछ ना बोला जाए तो वी अज्यूम और वी कंसिडर डेल्टा एच टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो अपॉन आर टी की जगह T1। ठीक है। सिमिलरली एट टेम्परेचर T2 क्या बोलोगे? ln के इक्विलिब्रियम T2 इज इक्वल टू ln AF अपॉन AB माइनस डेल्टा एच आर अपॉन RT2। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3, एक काम कर लो, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 घटा लो। घटाओगे तो क्या होगा? ये जो ln AF अपॉन AB वाला टर्म है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ln कितना के इक्विलिब्रियम T2 अपॉन के इक्विलिब्रियम T1 इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो गया और एक्सप्रेशन आ गया डेल्टा एच आर अपॉन आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। भैया ये इक्वेशन है, इसी को बोलते हैं हम वन टॉप इक्वेशन। इंटीग्रल फॉर्म। ये इक्वेशन कहलाती है वन टॉप इक्वेशन इंटीग्रल फॉर्म, और इससे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम। ln को लॉग में कन्वर्ट करो तो कौन सा फैक्टर आता है? 2.303। पहले ये पूरी बात लिखो, इसको अगले पेज पे कैरी करेंगे। नोट इट डाउन। तो अभी इक्वेशन क्या आई? ln के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2 अपॉन, हम तो शुरू से कह रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गिवन रिएक्शन बस डिपेंड करता है तो एक ही चीज पे करता है, और वो कौन? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर। के इक्विलिब्रियम T1 इज इक्वल टू डेल्टा एच आर अपॉन आर। ये था। देखो कैलकुलेशन कई बार बेस 10 पर लॉग में आसान होती है, तो ln को लॉग में कन्वर्ट करो तो 2.303 इंटू लॉग ऑफ बेस 10 पर के इक्विलिब्रियम T2 अपॉन के इक्विलिब्रियम T1 इज इक्वल टू डेल्टा एच आर अपॉन आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। 2.303 वाला फैक्टर यहां नीचे ले आओ, तो लॉग ऑफ बेस 10 पर के इक्विलिब्रियम T2 अपॉन के इक्विलिब्रियम T1 इज इक्वल टू डेल्टा एच आर अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये दोनों इक्वेशन सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। क्या है ये? इंटीग्रल फॉर्म ऑफ वन टॉप इक्वेशन। तो ये वन टॉप इक्वेशन है, दैट मीन्स टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। T1 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ हो, टेम्परेचर चेंज 10 डिग्री 50 डिग्री बढ़ा दिया घटा दिया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो जाएगा? अगर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पता हो तो वी कैन फाइंड आउट, वी कैन कैलकुलेट। हालांकि कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती है इन चीज़ों में, बट वी कैन डू इट, वी कैन डू इट। तो इसे बोलते हैं इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द वन टॉप इक्वेशन। वन टॉप इक्वेशन की इंटीग्रल फॉर्म।
अच्छा, कोई इंटीग्रल फॉर्म है तो डिफरेंशियल फॉर्म भी होती होगी। हाँ बिल्कुल होती है ना, डिफरेंशियल फॉर्म लिखो। तो वन ऑफ इक्वेशन की डिफरेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी, ये वाली इक्वेशन पे वापस आओ, वो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, वो ln के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ln AF अपॉन AB माइनस डेल्टा HR अपॉन, यही था ना। डिफरेंशिएट कर दो इसको। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू T, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो d ln के इक्विलिब्रियम अपॉन dt इज इक्वल टू, ये तो जीरो ही हो गया ना, कांस्टेंट का डिफरेंशियल तो जीरो ही होता है, और माइनस डेल्टा HR वो भी कांस्टेंट है, अपॉन R भी कांस्टेंट है, और 1 अपॉन T का डिफरेंशियल माइनस 1 अपॉन T स्क्वायर होता है भाई। 1 अपॉन T का डिफरेंशियल माइनस 1 अपॉन T स्क्वायर। यहाँ से अगर देखें तो इक्वेशन आ गई कौन सी, d ln के इक्विलिब्रियम अपॉन dt शुड बी इक्वल टू डेल्टा HR अपॉन RT स्क्वायर। इसको चाहो तो और ऐसे भी लिख लो, d ln इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डिफरेंशियल दैट शुड बी इक्वल टू डेल्टा HR अपॉन RT स्क्वायर dt। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल फॉर्म, यही है डिफरेंशियल फॉर्म। तो बच्चों यही है डिफरेंशियल फॉर्म। तो ये तरीका है फाइंड आउट करने का कि डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द वांट ऑफ इक्वेशन। तो वांट ऑफ इक्वेशन क्या बताता है हमें कि टेम्परेचर चेंज करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरीके से प्रभावित होगा, बढ़ेगा घटेगा, कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, वी कैन डू द कैलकुलेशंस। और उन कैलकुलेशंस के लिए ये नहीं यूज में कौन आएगा, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द वांट ऑफ इक्वेशन। चलो एक छोटा सवाल लेते हैं इसके ऊपर। लेट अस टेक वन क्वेश्चन। मैं डेटा देखता हूँ क्या है मेरे पास। हाँ चलो छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, नोट कर लो पूरी बात पहले, नोट इट डाउन। मान लो एक क्वेश्चन ऐसे ले लें, क्वेश्चन ये हो, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट for the reaction H2 plus sulfur solid H2 as gas is 18.5 at 100 Kelvin and 9.25 at 170 केल्विन, 169.3 केल्विन। भाई ये डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो वी विल सी 169.3 केल्विन, ये डालो। फाइंड डेल्टा H ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज कितना होगा। मान लो ये क्वेश्चन है, सीधा साधा फॉर्मूला क्वेश्चन है, दो अलग अलग टेम्परेचर पर दो अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिए हुए, तो कौन सी इक्वेशन लगाओगे, लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर कौन सा वाला, मान लो 169.3 केल्विन अपॉन के इक्विलिब्रियम की वैल्यू एट टेम्परेचर कौन सा 100 केल्विन इज इक्वल टू डेल्टा H वी हैव टू फाइंड आउट अपॉन 2.303 इंटू R की वैल्यू ले लेंगे 1 अपॉन T1 100 माइनस 1 अपॉन 169.3, जरा वैल्यू पुट करना, लॉग ऑफ व्हाट 169.3 पर वैल्यू है 9.25 अपॉन 18.5 इज इक्वल टू डेल्टा H वी हैव टू फाइंड आउट 2.3 ले लो, हटाओ 2.303 क्या 2.3 ले लो, R की वैल्यू। अब डेल्टा H किस में चाहिए, यूनिट का ध्यान रखेंगे, अगर जूल में चाहिए तो R भी जूल में लेना है, तो जूल में वैल्यू होती है 8.314, 25/3 भी ले लेते हैं कई बार हम, इनटू ये हो गया
रहा 100 गुणा 169.3, कैलकुलेशन तो करोगे तो 169.3 माइनस 100, सॉल्व करोगे तो ये 2 बार कैंसिल आउट हो गया, तो log हाफ तो माइनस log 2 हो गया, ये इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.3 इंटू 8.314 इंटू 69.3 अपॉन 100 इंटू 69.3। अब मुझसे गुणा भाग ना हो पाएगी, बाकी आप करना। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नेगेटिव आएगा क्योंकि log 2 की वैल्यू 0.3 हो गई, तो माइनस 0.3 इंटू 2.3 इंटू 8.314 इंटू 100 इंटू 69.3 अपॉन 169.3 है ये, अपॉन 69.3। सॉल्व करोगे, गुणा भाग कर लेना, माइनस में आएगी वैल्यू, एंड वैल्यू कम्स आउट टू बी बच्चों माइनस 338.6। ये तो किलो कैलोरीज में आ गई, जूल में ले लेंगे जो भी आ जाएगा, बस मैं यहीं छोड़ रहा हूँ। दैट्स इट। कितना जूल पर मोल, दैट्स इट, यही आंसर है। यूनिट होती है इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की जूल पर मोल और केल्विन पर किलो कैलोरीज पर मोल। तो बच्चों यहाँ से गुणा भाग करने के बाद यू विल गेट योर आंसर। हाँ, पढ़ लिया हमने आज। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, खासकर टेम्परेचर का इफेक्ट, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव स्टडीड नाउ, वी हैव स्टडीड टुडे। चलो बच्चों, आज बस यही स्टॉप करते हैं, बाकी की चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में।